आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को पूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर छोड़ा गया था। अब बीते कई दिनों से इस पूरी परियोजना के तहत जिन चीतों को नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, उनके मौत की खबर सामने आ रही है। कुछ चीते मिसिंग भी हैं, कुछ चीतों को अनफिट डिक्लेयर किया गया है। ऐसे में कई जानकार ऐसे हैं जो इस पूरी परियोजना की सफलता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस परियोजना में चीतों को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उस पर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर भारत में चीतों का इतिहास क्या रहा है और भारत में चीते विलुप्त किस तरह से हुए। इसके बाद हम प्रोजेक्ट चीता पर बात करेंगे और प्रोजेक्ट चीता की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम चीतों की मौत की असली वजह पर भी बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से भारत में चीतों की लगातार इस तरह से मौत हो रही है। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में चीतों के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। भारत में चीतों के इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास भारत में बहुत ज़्यादा पुराना है और इनके शिकार को यानी चीतों के शिकार को भारत में राजाओं की सबसे पसंदीदा गतिविधि के तौर पर देखा जाता था, सबसे मनपसंद एक्टिविटी माना जाता था। क्यों? क्योंकि चीतों को काबू करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान होता है। वहीं अगर आप चीतों की तुलना बाघ से करेंगे तो बाघ को काबू करना या उसका शिकार करना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। भारत में चीतों के शिकार के पहले रिकॉर्ड की बात करें तो इसका पहला रिकॉर्ड हमें एक संस्कृत की किताब में मिलता है। इस किताब का नाम है मानसोल्लास, जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी और इस किताब की रचना की थी चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय ने। तो ये जो किताब है जिसे 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था, इस पूरी किताब में हमें चीतों का पहली बार जिक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा मध्यकाल में चलें तो मध्यकाल में चीतों का प्रशिक्षण एक विशिष्ट कार्य बन जाता है, एक स्पेसिफिक डोमेन बन जाता है। कुछ लोग ऐसे विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं जो कि चीतों को प्रशिक्षित करते हैं और खासतौर पर मुगल काल में ये एक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और एक मुगल शासक थे अकबर। अकबर इस पूरी गतिविधि में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और ऐसा कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में अकबर ने तकरीबन 9000 चीतों को पकड़ा और उन्हें प्रशिक्षण के लिए अपने आसपास के जो उन्होंने पिंजड़े बनाए थे वहां पर रखा गया था। इसके अलावा मुगल काल में विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जाता था। यानी कि मुगल काल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीतों को पकड़ने का जो काम था वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि चीतों को पकड़ने के लिए स्पेसिफिक क्षेत्रों, स्पेसिफिक जोन्स डिसाइड किए जाते थे। जैसे मुगल काल में कुछ जोन्स डिसाइड किए गए थे, इसमें जोधपुर और झुंझुन जो कि राजस्थान में आते हैं, पंजाब का बठिंडा, इसके अलावा हरियाणा का हिसार, ये वाले इलाके बहुत व्यापक संख्या में मौजूद थे। यहाँ पर चीते बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे और मुगल साम्राज्य द्वारा इन क्षेत्रों को चीतों के शिकार के लिए निर्धारित किया गया था। और यही वजह है कि मुगल काल में, मध्यकाल में भारत में चीतों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। अब वैसे तो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने चीतों का बहुत ज़्यादा शिकार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ की वजह से चीतों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जैसे वो जब भारत में आए तो लोगों को बसाने के लिए, शहरों का निर्माण करने के लिए, इसके अलावा दूसरी विकास गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए, रेल का निर्माण करने के लिए उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और जंगलों को काटने की वजह से चीतों का जो हैबिटेट था उस हैबिटेट को भी नुकसान होने लगा, उनके आवास को नुकसान होने लगा और इस तरह से चीतों की मौत होने लगी। क्योंकि जब चीतों के आवास का नुकसान हुआ तो वो शहरों में आने लगे, वो बस्तियों में आने लगे, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया और अंततः चीतों को मार दिया जाता था। तो इस तरह से भी चीतों की संख्या कम हुई।
इसके अलावा ब्रिटिश काल के दौरान चीतों को एक दोयम दर्जे के जानवर के तौर पर, एक हिंसक, एक खतरनाक जानवर के तौर पर देखा जाता था। और यही वजह थी कि ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा चीतों की हत्या करने के लिए, चीतों का शिकार करने के लिए इनाम भी दिया जाता था। जैसे एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान का जो वर्तमान समय में सिंध वाला इलाका है, वहां पर ब्रिटिश सरकार ने चीतों का शिकार करने के लिए इनाम रखा था। इनाम ये था कि अगर आप छोटे बच्चे की यानी चीते का जो शावक होता है, अगर उसका शिकार करते हैं तो आपको 6 रुपए दिए जाते थे, और अगर आप बड़े चीते का शिकार करते थे, वयस्क चीते का शिकार करते थे, तो आपको 12 रुपए दिए जाते थे। तो जाहिर तौर पर 12 रुपए उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस पूरी गतिविधि में इन्वॉल्व होते थे, और इसी वजह से लगातार भारत में चीतों की संख्या कम होने लगी। और अंतिम बार जो भारत में चीतों को देखा गया था वो साल था 1947। साल 1947 में कोरिया राज्य, जो कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, इस वाले राज्य के जो शासक थे, उन्होंने 3 चीतों की हत्या की थी, 3 चीतों का शिकार किया था, और वो अंतिम बार था जब भारत में चीतों को देखा गया था। इसके बाद भारत सरकार द्वारा साल 1952 में आधिकारिक तौर पर चीतों को एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो ये तो भारत में चीतों की यात्रा की बात हुई, उनकी जर्नी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट चीता क्या है, इस प्रोजेक्ट चीता पर बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता को अगर जानने की कोशिश करें तो ये प्रोजेक्ट दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के तहत मुख्य तौर पर अफ्रीकी महाद्वीप से चीतों को एशियाई यानी कि भारत में लाने की कोशिश की जा रही थी। इसके इतिहास की बात करें, भारत में इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, तो इसको लेकर जो पहली बार परियोजना आई थी वो मनमोहन सिंह की सरकार में साल 2008-9 में देखने को मिली थी। लेकिन उस पूरी सरकार के दौरान इस पूरी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई खास काम नहीं किया गया। इसके बाद आया जनवरी 2022, और जनवरी 2022 में NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक का आयोजन हुआ, और इस बैठक के दौरान चीतों को वापस भारत में लाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसके बाद इस प्रस्ताव पर आगे बात की गई, और इसके बाद जो चीतों का पहला समूह था, जो फर्स्ट बैच था, वो 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से लाया गया। इस पूरे बैच में कुल 8 चीते शामिल थे, जिन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। इसके बाद चीतों का दूसरा बैच आया। दूसरे बैच को लाया गया 8 सितंबर 2023 को, और दूसरे बैच में मुख्य तौर पर 12 चीते शामिल थे, और इन सभी को कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। तो इस तरह से भारत में कुल मिलाकर 20 चीते प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए थे। तो ये तो प्रोजेक्ट चीता की बात हुई। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की वर्तमान स्थिति क्या है, उस वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं। तो हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जो पहला बैच आया था, कुल 8 चीतों को लाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो इसमें से केवल जो संख्या है, जो बची हुई संख्या है, वो केवल 4 रह गई है। इसमें से 2 चीतों की मौत हो गई है, जबकि 2 चीते जंगल के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि अनफिट घोषित कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है तो उनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। तो इसके अलावा इन इन जिन 8 चीतों को लाया गया था, इन चीतों में से 4 शावकों का भी जन्म हुआ था, 4 बच्चों का भी जन्म हुआ था, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चा अभी भी जीवित बना हुआ है। तो ये तो पहले बैच की स्थिति हुई। अब दूसरे बैच की भी बात कर लेते हैं। तो हमने बात की थी दूसरे बैच के तहत कुल 12 चीतों को लाया गया था। इन 12 में से 4 की मौत हो गई है, जबकि एक चीता लापता है। तो इनमें से इन 12 में से अभी 7 चीते जो हैं वो जंगल में शेष तौर पर बचे हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन कुल चीतों को भारत में लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत, उनकी संख्या थी 20। इसमें से अब केवल 45% जो चीते हैं वो ही शेष बचे हैं, यानी कि कुल 11 चीते ही अभी तक शेष बचे हुए हैं। अब कुछ लोग इस पूरी स्थिति पर नज़र डालने के लिए, इस पूरी स्थिति को कवर करने के लिए चीता एक्शन प्लान 2022 का हवाला दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि चीता एक्शन प्लान 2022 में ये कहा गया था कि भारत में यदि इस प्रोजेक्ट को सफल माना जाएगा, इस प्रोजेक्ट को तब सफल माना जाएगा जब इस प्रोजेक्ट के तहत चीतों के जीवित रहने की जो संख्या है वो 50% के आसपास रहती है। यानी कि इस पूरे एक्शन प्लान में इस बात की संभावना जाहिर की गई थी कि जितने भी चीते हम लेकर आएंगे उसमें से 50% की मौत हो सकती है।
ऐसा इसके तर्क में कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू हुए अभी 6 महीने से भी कम बीता है। जो सेकंड बैच आया था वो तो 2023 में ही आया था, और इस सेकंड बैच का तो अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में जिस रफ्तार से चीतों की मौत हो रही है, जिस पूरी गति से चीतों की मौत हो रही है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लगातार असफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल हो गया है, अभी भी प्रोजेक्ट में कुछ संभावना जरूर बची हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट लगातार असफलता की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे कि आखिर चीतों के मौत की वजह क्या है, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चीतों की लगातार मौत हो रही है। तो अगर आप सरकार द्वारा जारी किए गए चीता एक्शन प्लान की बात करेंगे, तो इस एक्शन प्लान में ये कहा गया था कि कुछ चीतों की जो मौत है वो प्रत्याशित कारणों की वजह से हो सकती है, कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर आप असलियत की बात करेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि एक भी चीते की मौत इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से नहीं हुई। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स थे? तो पहला रिस्क फैक्टर था जैसे चीतों की मौत अन्य शिकारियों के से प्रतिस्पर्धा की वजह से हो सकती है, यानी कि जंगल में दूसरे जानवर भी मौजूद होंगे, उनके साथ चीतों का कंपटीशन होगा, तो कुछ चीतों की मौत उस कंपटीशन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा इस एक्शन प्लान में इस बात की भी संभावना की गई थी कि कुछ चीतों की जो मौत है वो स्थानीय लोगों से संघर्ष की वजह से भी हो सकती है। लेकिन एक भी चीते की मौत अगर हम देखेंगे तो इन दोनों कारणों की वजह से नहीं हुई। तो अब सवाल उठता है कि चीतों की मौत हुई किस वजह से है। तो हमने पहले ही बात की कि अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 चीतों की मौत हो चुकी है। इसमें से 4 चीतों की मौत तो जंगल में छोड़े जाने से पहले ही हो चुकी थी। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीते थे ये जंगल में भेजने योग्य ही नहीं थे। ये चीते भारतीय जो एनवायरनमेंट है, जो परिस्थिति है, उसके अनुकूल काम करने योग्य ही नहीं थे। तो ऐसे में इन्हें भारत लाया ही क्यों गया? इसके अलावा 2 चीते जो हैं उनकी मौत जंगल में कॉलर डिवाइस, यानी कि उनको ट्रैक करने के लिए उनकी गर्दन पर जो डिवाइस लगाया गया था, जो कॉलर डिवाइस लगाया गया था, उस डिवाइस की वजह से हुई थी। तो ऐसे में ये भी सिस्टम का एक बड़ा फेलियर हो सकता है। कॉलर डिवाइस की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई। तो इसे भी सिस्टम के एक बड़े फेलियर के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा कई जानकार लगातार इस बात पर सवाल उठाते रहे हैं कि चीतों को अपने आवास के लिए एक बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है, जबकि कूनो नेशनल पार्क के पास इन जो 20 चीते हमारा नमीबिया या फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, उन चीतों को होस्ट करने के लिए, उन चीतों को रखने के लिए इतना बड़ा एरिया मौजूद नहीं है, क्योंकि 20 चीतों को रखने के लिए हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कई बार ये भी कहा गया था कि चीतों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों में, टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन सरकार द्वारा इस पूरे विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने अभी तक चीतों को दूसरे क्षेत्रों में रिलोकेट करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश जरूर की थी। तो इस तरह से समग्र तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में चीतों के प्रबंधन पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसी वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है लगातार असफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये तो इस पूरे प्रोजेक्ट की बात हुई, चीतों की मौत की वजह की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत में चीतों को किस वर्ष आधिकारिक तौर पर विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1965। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।